तो इमेजिन कीजिए, प्राचीन समय है, कोई आधुनिक मशीन नहीं, कोई एडवांस्ड लैब नहीं, फिर भी अचूक डायग्नोसिस। कमाल की बात है ना। हमारे प्राचीन चिकित्सक असल में किसी मेडिकल डिटेक्टिव से कम नहीं थे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे डाइव इन करेंगे और इसी अद्भुत ऐतिहासिक जानकारी को डीकोड करेंगे। सोचिए, ना कोई एमआरआई, ना एक्सरे और ना ही कोई ब्लड टेस्ट। फिर भी अगर किसी मरीज को गंभीर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस समय के डॉक्टर कैसे पता लगाते थे कि असली समस्या कहाँ है? ये एक्सप्लेनर इसी बात पर गहराई से चर्चा करता है कि कैसे सिर्फ हमारी इंद्रियों यानी सेंसरी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके इतने जटिल रोगों का बिल्कुल सटीक निदान किया जाता था। अब जरा इस सोर्स मटेरियल पर नजर डालिए। ये चरक संहिता से लिया गया है। इसे आप प्राचीन वैद्यों की एक तरह की मेडिकल चीट शीट कह सकते हैं। ये तालिका रक्तपित्त नाम की एक बहुत ही गंभीर स्थिति के निदान के लिए इस्तेमाल होती थी। इससे साफ पता चलता है कि उस समय भी डेटा को कितने व्यवस्थित और लॉजिकल तरीके से चार्ट्स में दर्ज किया जाता था। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले हम देखेंगे द मेडिकल मिस्ट्री, फिर ब्लीडिंग में अंतर करना, सेंसरी डायग्नोसिस, विपरीत दिशा में उपचार का क्या तर्क था, और आखिर में डाइट और हर्ब्स का नुस्खा। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सेक्शन 1, मेडिकल मिस्ट्री। देखिए, प्राचीन ग्रंथों में रक्तपित्त को कोई आम बीमारी नहीं माना गया है। ये एक ऐसी स्थिति थी जो जंगल की आग की तरह तेजी से फैलती थी। मतलब एक प्रॉपर मेडिकल इमरजेंसी। शरीर के अलग अलग रास्तों से तेज ब्लीडिंग होना एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें तुरंत और बहुत ही सिस्टमैटिक इंटरवेंशन की जरूरत होती थी। यहाँ सटीक डायग्नोसिस लिटरली जीवन और मृत्यु का सवाल था। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, ब्लीडिंग में अंतर करना। जब खून शरीर से बाहर आ रहा हो तो ये जानना सबसे जरूरी था कि आखिर वो आ कहाँ से रहा है। इसके 2 मुख्य लक्षण दिखते थे, रक्तवमन जिसका मतलब है खून की उल्टी, और रक्तस्थिवन जिसका मतलब है खून थूकना। प्राचीन डॉक्टरों ने सिर्फ बाहर आने वाले खून को देखकर ही ये तय किया कि सोर्स पेट है या फेफड़े। उन्होंने नोटिस किया कि उल्टी होने से पहले मरीज को मिचली आती है, जबकि थूकने से पहले खांसी आती है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी ऑब्जर्वेशन था। और उनका ऑब्जर्वेशन लेवल देखिए। उन्होंने खून के रंग, स्वाद और टेक्सचर का सीधा उपयोग किया। अगर खून खट्टा या अम्लीय है, डार्क है और मरीज को पहले से पाचन की समस्या रही है, तो ये रक्तवमन है। लेकिन अगर खून झागदार है, क्षारीय है, ब्राइट रेड है और रेस्पिरेटरी बीमारी की हिस्ट्री है, तो ये रक्तस्थिवन है। वो सिर्फ ऊपरी लक्षणों को नहीं बल्कि बीमारी की असली जड़ को समझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3, सेंसरी डायग्नोसिस यानी इंद्रियों द्वारा निदान। अब ये वाला टेस्ट सुनिए। आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक था। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि शुद्ध खून से मिला हुआ अन्न कुत्ते या कौवे खा लेते हैं, लेकिन रक्तपित्त से दूषित खून को वो नहीं खाते। मतलब ये एक प्रॉपर बायोलॉजिकल टेस्ट था। जानवर जो स्वभाव से कच्चा मांस या खून खाते हैं, वो भी इस दूषित खून को रिजेक्ट कर देते थे। इस तरह वैद्य ये कंफर्म करते थे कि ब्लीडिंग किसी चोट की वजह से है या किसी अंदरूनी बीमारी के कारण। और हाँ, इसी कड़ी में एक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था, द क्लॉथ टेस्ट या कपड़े का टेस्ट। अगर खून सफ़ेद कपड़े पर लगने के बाद आसानी से धुल जाए तो समझो वो शुद्ध रक्त है, लेकिन अगर वो खून एक जिद्दी दाग छोड़ दे तो वो पक्का रक्तपित्त है। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत की क्लिनिकल प्रैक्टिस कितनी हैंड्स ऑन और प्रैक्टिकल थी। अब इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को देखिए। डॉक्टर कैसे तय करते थे कि मरीज को रक्ताश यानी बवासीर है या रक्तातिसार यानी खूनी दस्त या फिर रक्तपित्त? इसके लिए वो दर्द की मौजूदगी, ब्लीडिंग की जगह और अपच के इतिहास को चेक करते थे। उदाहरण के लिए, बवासीर में ब्लीडिंग मलत्याग के समय दर्द के साथ होती है, जबकि रक्तपित्त में ये बिना दर्द के भी हो सकती है। बिल्कुल लॉजिकल। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, विपरीत दिशा में उपचार का तर्क। तो डायग्नोसिस तो हो गया, अब ट्रीटमेंट कैसे होता था? डायग्नोस्टिक चार्ट से ट्रीटमेंट मैट्रिक्स की तरफ शिफ्ट होते हुए हम देखते हैं कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होता था। ये सिर्फ एक दवा देने का मामला बिल्कुल नहीं था, ये तो शरीर की पूरी प्रणाली को रीसेट करने का एक व्यवस्थित तरीका था। तो इस ट्रीटमेंट का मेन लॉजिक क्या था?
स्टेप 1, सबसे पहले ये पहचानो कि ब्लीडिंग ऊपर की तरफ हो रही है या नीचे की तरफ। और स्टेप 2 बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है। जो भी दिशा हो उसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में थेरेपी दो। इसे हम रूल ऑफ ऑपोजिट्स कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर ब्लीडिंग मुंह या नाक से हो रही है तो इलाज विरेचन है, यानी शरीर को नीचे की तरफ से साफ करना। और अगर ब्लीडिंग नीचे की दिशा में हो रही है तो इलाज वमन है, यानी उल्टी करवाकर दोषों को ऊपर की ओर से बाहर निकालना। शरीर के दबाव और फ्लो को विपरीत दिशा में मोड़कर ब्लीडिंग रोकने का ये क्या शानदार फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म था। और बात सिर्फ दवाओं पर खत्म नहीं होती थी, उनका अप्रोच पूरी तरह से होलिस्टिक था। चूंकि पित्त का सीधा कनेक्शन गर्मी से है, इसलिए मरीजों को ठंडे अंडरग्राउंड कमरों में रखा जाता था और कमल के पत्तों के बिस्तर पर सुलाया जाता था। ठंडी हवा, चांदनी रात और मन को शांत करने वाला संगीत भी प्रिस्क्रिप्शन का हिस्सा था। मतलब पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही पेशेंट के हिसाब से सेट कर दिया जाता था। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, डाइट और हर्ब्स का नुस्खा। दवाइयाँ बहुत ही टारगेटेड होती थीं। खून रोकने और ठंडक पहुंचाने के लिए अड़ुलसा का काढ़ा और सफ़ेद चंदन का लेप इस्तेमाल होता था। अगर ब्लीडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट से है तो गोक्षुर जैसी खास जड़ी बूटियों से पकाया हुआ दूध दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि दवाएं सीधे प्रभावित अंग को ध्यान में रखकर चुनी जा रही थीं, एकदम लोकलाइज्ड अप्रोच। डाइट के मामले में भी सख्त नियम थे। क्योंकि बीमारी के दौरान पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए मरीजों को शाली और साठी चावल, मूंग और मसूर जैसी आसानी से पचने वाली चीज़ें दी जाती थीं। साथ ही करेला और नीम जैसी कड़वी चीज़ें दी जाती थीं, क्योंकि कड़वा रस पित्त को शांत करता है। बॉडी को हील करने के लिए ये डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी था। और इस जानकारी में जो कस्टमाइजेशन है वो तो कमाल का है। अगर ब्लीडिंग के साथ शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो सब्जियों का सूप दिया जाता था, लेकिन अगर वात हावी है तो रोगी को ताकत देने के लिए तीतर, कबूतर या हिरन जैसे जानवरों के मांस का शोरबा प्रिस्क्राइब किया जाता था। मतलब एक ही बीमारी, लेकिन पेशेंट की बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल अलग न्यूट्रिशन। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल को समझने और डिकोड करने के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है। आज हमारे पास दुनिया भर की एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन क्या आज का हेल्थ केयर सिस्टम प्राचीन काल के इस डीप ऑब्जर्वेशन, नेचर के साथ तालमेल और इतने हाईली कस्टमाइज्ड अप्रोच से कुछ सीख सकता है? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।